विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष में निवेश को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट। इससे पूर्व हम निवेश के बारे में पढ़ चुके हैं। निवेश क्या है, निवेश के अर्थ हमने पढ़ा था। उसमें हमने देखा कि आय का जो भाग नवीन पूंजीगत पदार्थों पर या नवीन पूंजीगत वस्तुओं पर खर्च किया जाता है या व्यय किया जाता है, उसको हम इन्वेस्टमेंट या निवेश कहते हैं। ये निवेश की मात्रा कैसे बढ़ती है या निवेश की मात्रा कब घटती है, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो निवेश को बढ़ाते हैं या निवेश को घटाते हैं, उनका अध्ययन आज हम करेंगे। निवेश को प्रभावित करने वाले तत्वों को दो भागों में हम बांट रहे हैं। इनको दो भागों में क्लासिफाइड कर रहे हैं, आंतरिक तत्व और बाह्य तत्व, इंटरनल फैक्टर एंड नेक्स्ट है अपना एक्सटर्नल फैक्टर। आंतरिक तत्व उन तत्वों को कहते हैं जो एक अर्थव्यवस्था के अंदर निवेश को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं उसको हम आंतरिक तत्व कहते हैं। एक अर्थव्यवस्था में कई ऐसे फैक्टर्स हैं या तत्व हैं जो देश में या अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था में जो निवेश को प्रभावित करने वाले तत्व हैं उनको हम आंतरिक तत्व या इंटरनल फैक्टर कहते हैं। और आंतरिक तत्वों के अंतर्गत हम इन तत्वों को रखते हैं जो निवेश को प्रभावित करते हैं। पहला तत्व देखें आप, बचतें। हमने देखा कि निवेश के अर्थ में हमने पढ़ा कि निवेश का अर्थ हमने ये बताया कि आय का वह भाग जो नवीन पूंजीगत वस्तुओं पर खर्च किया जाता है उसको निवेश कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, आय के दो भाग होते हैं, आय के दो पार्ट होते हैं, उपभोग और बचतें। उपभोग और बचतें दोनों को अगर हम जोड़ें तो हमें आय की प्राप्ति होती है। तो आय का एक भाग तो उपभोग पर खर्च किया जाता है और दूसरा भाग जो हम बचत करते हैं या जो बचत की जाती है, जो परिवार, संस्थाएं या व्यवसायी वर्ग बचत करता है, उस बचत का उपयोग निवेश के लिए किया जाना है। जो भी बचत की जाएगी उसका उपयोग निवेश के लिए किया जाना है। इस प्रकार हम देखते हैं, यदि बचत अधिक होगी तब निवेश भी अधिक होगा और यदि बचतें कम हैं तो निवेश भी कम होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक देश में यदि बचत की दरें एक समय अवधि में अधिक है या बचत की दरें बढ़ रही है तो ऐसी स्थिति में निवेश की दर भी बढ़ने लगती है। इसलिए हम देखते हैं बचत और निवेश के बीच सीधा संबंध देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखें, ब्याज की दर। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करती है। ब्याज की दर उधार लिया गया धन या ऋण की लागत को बताता है। यदि हम देखते हैं जो भी निवेश किया जाता है तो व्यवसायी वर्ग जो पूंजी इन्वेस्टमेंट के लिए लगाता है उसको ऋण के रूप में या अपने शेयर बाजार में ऋण पत्र या बॉन्ड के द्वारा जुटाता है, तो वो जो पूंजी जुटाई जाती है उसके बदले उनको ब्याज चुकाना होता है। तो हम देखते हैं कि यदि ब्याज की दर अधिक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक है, तो ऐसी स्थिति में साहसी की उधार या ऋण लेने की क्षमता कम हो जाएगी और कम मात्रा में ऋण लेगा और उसका निवेश करने का उत्साह भी कम होने लगता है, जिसका परिणाम ये होता है कि इन्वेस्टमेंट घटने लगता है। और यदि ब्याज की दर कम है तो ऐसी स्थिति में साहसी का इन्वेस्टमेंट करने का उत्साह बढ़ने लगता है, वो ऋण या उधार लेता है और उस उधार ली गई पूंजी को इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार होता है, जिससे निवेश भी बढ़ने लगता है। तो हम देखते हैं कि ब्याज की दर और निवेश के बीच विपरीत संबंध देखने को मिलता है। यदि ब्याज की दर बढ़ जाती है, यदि ब्याज की दरें बढ़ रही है तो इसका परिणाम ये होगा निवेश जो है घटने लगता है, और यदि ब्याज की दर घट रही है तो निवेश बढ़ने लगता है। नेक्स्ट फैक्टर देखें, पूंजी की सीमांत कुशलता, या इसको हम उत्पादकता भी कह सकते हैं।
पूंजी की सीमांत कुशलता का अर्थ यह है कि जो नवीन पूंजी उद्योग या व्यवसाय में लगाई जा रही है तो उस पूंजी से, नवीन पूंजी से मिलने वाली लाभ की दर को पूंजी की सीमांत कुशलता कहते हैं। यदि पूंजी की सीमांत कुशलता अधिक है तो ऐसी स्थिति में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, और यदि पूंजी की सीमांत कुशलता कम है तो उसका परिणाम ये होगा कि साहसी या व्यवसाय में लाभ की दर कम हो जाती है या घटने लगती है, तब निवेश भी घटने लगता है। तो हमने देखा कि पूंजी की सीमांत कुशलता और निवेश के बीच सीधा संबंध देखने को मिलता है। अब हम यहाँ ये देखते हैं कि इन दो तत्व, ब्याज की दर और पूंजी की सीमांत कुशलता, इन दोनों का कंपैरिजन करके भी निवेश को समझा सकते हैं या निवेश प्रभावित होता है। इंडिविजुअल फैक्टर में तो निवेश प्रभावित हो ही रहा है, लेकिन इन दोनों तत्वों का अगर हम तुलना करें उससे भी निवेश प्रभावित होता है। कैसे होता है देखें, यदि देश में ब्याज की दर अधिक है और पूंजी से मिलने वाली लाभ की दर या पूंजी की कुशलता कम है तो ऐसी स्थिति में निवेश घटने लगता है। दूसरी ओर हम देखें, ब्याज की दर कम है और पूंजी की सीमांत कुशलता उससे अधिक है तो ऐसी स्थिति में साहसी को लाभ बढ़ने लगते हैं और वो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाता जाता है, निवेश बढ़ने लगता है। तो इन दोनों तत्वों के कंपैरिजन करके भी निवेश प्रभावित होता है। नेक्स्ट देखें, कुशल साहसी। एक उद्यम या उद्योग को संचालित करने के लिए ऐसे साहसी की आवश्यकता होती है जो जोखिम उठाने को तैयार हो, जो अनिश्चितता को वहन करने के लिए तैयार हो। उस साहसी को हम कुशल साहसी कहते हैं। कुशल उद्यमी या साहसी ही होने के कारण निवेश बढ़ने लगता है, और यदि साहसी कुशल नहीं है, जोखिम उठाने को तैयार नहीं है, तो उसके जो निवेश निर्णय होंगे वो कमज़ोर होंगे और निवेश भी घटने लगेगा। नेक्स्ट देखें, साधन की कीमतें। उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों की आवश्यकता होती है। उत्पादन के साधनों में हमने भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, साहस को रखा है। यदि उत्पादन साधनों की कीमतें अधिक है तो ऐसी स्थिति में उत्पादन करने की लागत बढ़ जाती है और उसका प्रभाव इन्वेस्टमेंट पर भी पड़ता है, अर्थात निवेश घटने लगता है। नेक्स्ट देखें, तकनीकी परिवर्तन। अर्थव्यवस्था में आर्थिक प्रगति, नए नए आविष्कार, नव परावर्तन और नई संस्कृति और कई तरह के बदलाव हम जब देखते हैं तो उसका परिणाम ये होता है कि अर्थव्यवस्था में तकनीकी परिवर्तन भी आने लगते हैं। इन तकनीकी परिवर्तन को यदि कोई व्यवसाय या उद्यमशीलता कहते हैं हम अपनाने को तैयार है, इन तकनीकी परिवर्तनों या नवीन तकनीक के साथ जुड़ने को तैयार है, तो ऐसी स्थिति में निवेश भी बढ़ने लगता है। और इसकी दूसरी ओर अगर हम एक पक्ष देखें, इन नवीन तकनीकों को अपनाने को यदि साहसी या उद्यमी तैयार नहीं है तो इसका प्रभाव ये भी होता है कि इन्वेस्टमेंट घटने लगता है। तो तकनीकी परिवर्तन भी इन्वेस्टमेंट को अफेक्टेड करती है। नेक्स्ट देखें, कुशल प्रबंधन। यदि व्यवसाय उद्योग में प्रबंधन कुशल ढंग से हो रहा है, एक व्यवसाय उद्योग में कई तरह के मैनेजमेंट या प्रबंधन करने होते हैं, जैसे बाजार प्रबंधन, जो भी वस्तु बनाई जाएगी उस बाजार में डिमांड और सप्लाई को देखते हुए एक मैनेजमेंट करना पड़ता है, उसको बाजार प्रबंधन कहते हैं। इसी तरह उस उद्योग में पूंजी जुटाने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है, तो वित्तीय प्रबंधन करना होता है। इसी प्रकार उत्पादन किस तरह से किया जाएगा, उत्पादन का भी प्रबंधन करना होता है। ये सभी प्रबंधन यदि कुशल ढंग से हो रहे हैं तो उसका परिणाम ये होगा, निवेश भी बढ़ने लगता है। क्यों कि कुशल प्रबंधन होने से लाभ की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे निवेश भी बढ़ता है। और यदि ये प्रबंधन अकुशल है या मिसमैनेजमेंट है तो ऐसी स्थिति में निवेश भी घटने लगता है। तो कुशल प्रबंधन भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका या रोल जो है इन्वेस्टमेंट को अफेक्टेड करने में निभाता है। नेक्स्ट देखें, सार्वजनिक निवेश। ऐसे निवेश जो देश की सरकार के द्वारा जन कल्याण या देश की प्रगति, आर्थिक प्रगति, उन्नति के लिए किए जाते हैं, उसको हम सार्वजनिक निवेश कहते हैं। सार्वजनिक निवेश में बड़ी मात्रा में या भारी मात्रा में पूंजी निवेश करने की आवश्यकता होती है।
अतः इस प्रकार के निवेश में हम देखते हैं भारी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है जो देश की सरकार कर सकती है। इसलिए हम देखते हैं कि सार्वजनिक निवेश के अंतर्गत देश की जो आधारभूत संरचना है, आधारभूत आर्थिक संरचना है, जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, संचार, बिजली, इन संरचनाओं को सुदृढ़ करने के लिए भारी मात्रा में निवेश करना होता है जो देश की सरकार करती है, उसको हम सार्वजनिक निवेश कहते हैं। अब सार्वजनिक निवेश का प्रभाव ये होगा, इससे एक और सार्वजनिक निवेश तो बढ़ ही रहा है, दूसरी ओर सार्वजनिक निवेश होने से निजी निवेश भी बढ़ने लगता है, क्योंकि सरकार देश में ऐसा वातावरण आर्थिक संरचना का तैयार करती है जिससे निजी निवेश भी आकर्षित होता है और वो बढ़ने लगता है। इसका ओवरऑल इफेक्ट ये होता है कि देश में निवेश की मात्रा बढ़ने लगती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सार्वजनिक निवेश निजी निवेश को बढ़ावा देता है और ओवरऑल देश में निवेश बढ़ने लगता है। सरकार की नीतियाँ, देश की सरकार जो आर्थिक नीति का निर्माण करती है वो नीति यदि सकारात्मक और देश में आर्थिक उन्नति के अनुकूल हुई तो इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगता है, और यदि सरकार की आर्थिक नीतियाँ नकारात्मक है तो उसका प्रभाव देश की आर्थिक प्रगति और आर्थिक विकास पर विपरीत पड़ता है, और जिसका परिणाम ये होता है निवेश भी घटने लगता है। नेक्स्ट देखें आर्थिक विकास। जिन देशों में आर्थिक विकास तेजी से बढ़ रहा है, आर्थिक विकास की संभावना अत्यधिक प्रबल है, तो उन देशों में भविष्य में हम देख सकते हैं भावी मांग बढ़ने की संभावना रहती है। इससे आकर्षित होकर उस देश में उत्पादन और निवेश बढ़ने लगता है। दूसरी हम देख सकते हैं कि जो देश पिछड़े हुए हैं आर्थिक दृष्टि से या कमज़ोर देश हैं, अल्पविकसित देश है, जहां आर्थिक संरचना कमज़ोर है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ लाभ की संभावना कम है, और उसका परिणाम ये होता है कि उन क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट या निवेश भी घटने लगता है। नेक्स्ट देखें वित्तीय बाजार। निवेश के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, और उस पूंजी का प्रबंधन या प्राप्त करने के लिए देश में वित्तीय बाजार का सुदृढ़ या मजबूत होना जरूरी है। यदि देश में वित्तीय बाजार मजबूत या सुदृढ़ होगा तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, और यदि वित्तीय बाजार कमज़ोर है या विकसित नहीं है, अल्प विकसित है, तो उसका प्रभाव देश के निवेश पर भी पड़ता है और निवेश घटने लगता है। नेक्स्ट देखें कार्यशील जनसंख्या। यदि देश की कुल जनसंख्या में काम करने योग्य यानी कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है तो उसका प्रभाव ये होता है कि कार्यशील जनसंख्या का उपयोग उत्पादन कार्य के लिए किया जाता है, जिसकी वजह से निवेश भी बढ़ने लगता है। तो ये कुछ फैक्टर हमने लिए थे जो इंटरनल फैक्टर थे जिससे निवेश प्रभावित होता था। नेक्स्ट फैक्टर देखें बाह्य तत्व, जिसको एक्सटर्नल फैक्टर भी हम कहते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर या तत्व जो अर्थव्यवस्था के बाहरी हैं या अर्थव्यवस्था के बाहरी तत्व से भी जब निवेश प्रभावित होता है तो उसको हम बाह्य तत्व या एक्सटर्नल फैक्टर कहते हैं। जैसे राजनीतिक दशा, यदि देश में राजनीतिक दशा के अंतर्गत हम देखते हैं, यदि देश की राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता की स्थिति है, सरकार स्थिर है, तो जिस देश में सरकार स्थिर है वहाँ पर विकास के कार्यक्रम, विकास की योजनाएं सुगमता से और कुशलतापूर्वक क्रियान्वित होने लगती है, और ऐसी दशा में निवेश भी बढ़ने लगता है। लेकिन जिस देश की जिस देश की राजनीतिक स्थिति हम देखें अस्थिर है या सरकारें अस्थिर है, तो उसका प्रभाव ये होता है कि यदि सरकार बार बार बदल रही है तो हम देखते हैं राजनीतिक अस्थिरता की वजह से वहाँ पर सरकार की नीतियाँ, विकास के कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं हो पाते हैं, और उसका प्रभाव निवेश पर बुरा पड़ता है और निवेश करने लगता है। अतः निवेश को अगर बढ़ाना है तो देश में राजनीतिक स्थिरता का होना भी जरूरी है, तो ये भी निवेश को प्रभावित करता है। फिर देखें सामाजिक दशा। यदि देश में समाज और सामाजिक व्यवस्था प्रगतिशील विचारों की है, तब ऐसी स्थिति में वो देश नए परिवर्तन, नई तकनीक को अपनाने को तैयार होता है, जिससे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने लगता है। और यदि जनसंख्या या समाज रूढ़िवादी विचारों का है तो वो नई टेक्नोलॉजी के साथ
एडजस्ट नहीं होना चाहता है, या हम यूँ कह सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिशील नहीं होना चाहता है, तो उसका इफेक्ट इन्वेस्टमेंट पर भी पड़ता है। नेक्स्ट देखें अंतर्राष्ट्रीय संबंध। वर्तमान समय में पूरा विश्व एक परिवार है। आज हर देश का संबंध दूसरे देश से है और तकनीकी विकास, सूचना प्रौद्योगिकी विकास ने सभी देशों को मिलाकर एक परिवार का रूप आज दे दिया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध अगर मजबूत हैं, मधुर हैं और उनमें कोई तनाव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में देश में आंतरिक निवेश तो बढ़ने लगता ही है, बाहरी निवेश भी देश में बढ़ने लगता है, विदेशी पूंजी निवेश होने लगता है। और यदि दो देशों के बीच संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध तनावपूर्ण है, संघर्षपूर्ण है, तो ऐसी स्थिति में देश में अस्थिरता की स्थिति देखने को मिलती है और कोई भी बाहरी निवेशक उस देश में निवेश करने का इच्छुक नहीं होगा और इसका प्रभाव निवेश पर भी पड़ने लगता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं यदि दो देशों के बीच संबंध मधुर होते हैं या सहयोगात्मक होते हैं तब इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगता है, और यदि दो देशों के बीच तनाव है, संघर्ष है, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट घटने लगता है। नेक्स्ट देखें प्राकृतिक विपदाएं। सभी देशों में कुछ ऐसी घटनाएं प्राकृतिक रूप से घटित होती है या जिसको हम प्राकृतिक विपदाओं का रूप दे सकते हैं। बाढ़ है, भूकंप है, कई तरह के प्राकृतिक विपदाएं आती है और उसका प्रभाव उत्पादन क्रिया पर भी पड़ता है और जिसके परिणाम स्वरूप इन्वेस्टमेंट भी घटने लगता है। धन्यवाद।